Hello everyone and welcome back to our CA/CMA Final September 25 IDT Amendment Lecture। हम ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जहां पे सप्लाई अंडर जीएसटी से लेके एग्जेम्पशन तक के सारे अमेंडमेंट्स वी ऑलरेडी कवर्ड। इन दिस पार्ट जो अपने रिमेनिंग चैप्टर है वो हम लोग फटाफट से फिनिश कर लेंगे। दिस अमेंडमेंट पीडीएफ इज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए मैम, सो क्विकली लेट अस स्टार्ट विद द फर्दर चैप्टर व्हिच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे मैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम, बट डू नॉट वरी, अमेंडमेंट ज्यादा कोई खास इस बार नहीं आया है। सबसे पहला तो ये जो कॉमन अमेंडमेंट है जो सारे चैप्टर्स में ही हमें देखने मिल रहा है कि सेक्शन 73 और 74 के साथ अब 74A आ चुका है। लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि FY 23-24 तक ही अब सिर्फ सेक्शन 74 एप्लीकेबल है। उसके आगे से नाउ FY 24-25 ऑनवर्ड्स सेक्शन 74A इज एप्लीकेबल। तो जो अपना ब्लॉक्ड क्रेडिट का लिस्ट था उसमें द लास्ट पॉइंट वाज कि जो भी टैक्स आपने फ्रॉड के कारण अंडर सेक्शन 74 पे किया होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि अब सेक्शन 74 FY 23-24 तक ही लिमिट हो चुका है। इसलिए ये जो पॉइंट है इसका भी वैलिडिटी अब सिर्फ और सिर्फ FY 23-24 तक ही रहेगा। तो मैम, क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे 74A के लिए कोई पॉइंट इंसर्ट नहीं करा है? नहीं, बिकॉज अंडरस्टैंड सेक्शन 73 जो अदर देन फ्रॉड के लिए था और सेक्शन 74 जो फ्रॉड के लिए था, उन दोनों की जगह पे ही सिंगल सेक्शन आया है विच इज 74A। यानी इसमें फ्रॉड वाला पॉइंट भी कवर्ड है और अदर देन फ्रॉड वाला पॉइंट भी कवर्ड है। इसलिए ब्लैंकेटली उसके लिए यहाँ पे पॉइंट नहीं डाला है। जो सेक्शन 74 के लिए था उसमें देव क्लैरिफाइड कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ FY 23-24 तक ही एप्लीकेबल रहने वाला है। उसके बाद मैम एक नया क्लेरिफिकेशन यहाँ पे इंसर्ट हुआ है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाय हाय मैम, ये किसका नाम ले लिया आपने? सी, अमेंडमेंट है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम लोग सेक्शन 16(2) में विच इज कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी में एक क्लॉज पढ़ते हैं, क्लॉज नंबर बी। क्लॉज ए वॉज कि हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए। डबल ए, सप्लायर ने इनवॉइस का डेटा GSTR 1 में फर्निश किया होना चाहिए। देन आता है सेक्शन 16(2)B जो बोलता है कि हमको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। हमको गुड्स सर्विसेज रिसीव हो जाए तब हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो कैसे वर्क करता है। लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एग्जाम्पल लेके गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई करी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल डीलर और एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो भाई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, लेट अस से मैम कोई भी टाटा हो गया, किया हो गया, मर्सिडीज हो गया, एनी कार कंपनी, ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारी फैक्ट्री, ठीक है, इस फैक्ट्री के बाहर यहाँ पे हमने तुम्हारी ट्रक में गुड्स डाले, हमारी फैक्ट्री के बाहर हमने गुड्स दिए एंड हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारे गुड्स लेना ट्रक में या किसी भी व्हीकल में जैसे भी तुम लेके जा रहे हो, रास्ते में जो भी होता है तुम्हारे पास पहुंच रहा है, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे ही मैंने गुड्स मेरी डिलीवर, मेरा काम एज अ सप्लायर खत्म हो गया। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैम देखो, नॉर्मली क्या होता है, लेटेस्ट से आज मैंने रेस्टोरेंट से कोई खाना घर पे मंगवाया, मैम जब तक खाना मेरे पास ना पहुंच जाए तब तक रेस्टोरेंट की डिलीवरी रहती है ना। अगर रास्ते में भी मान लो उस खाने में कोई मक्खी मच्छर कीड़ा कुछ भी गिर गया हमारे घर पे, अगर वो ऐसा गंदा खाना आया तो हम तो कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई घर तक पहुंचाने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, विच इज नॉट द केस हियर। आज अगर रास्ते में कुछ भी हो जाता है कंसाइनमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की रहेगी, उसको हम एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हम एसेंस में देखने जाएं तो जैसे ही फैक्ट्री के गेट के बाहर गुड्स डिलीवर हुए, सप्लायर का काम तो खत्म हो गया। आगे अगर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की है, विच मीन्स मैम हमें एज सच वर्चुअली देखने जाओ तो भले हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स रिसीव नहीं हुए, पर फैक्ट्री गेट के बाहर गुड्स हमें रिसीव हो ही गए हैं ना, काइंड ऑफ वो अब हमारी प्रॉपर्टी ही बन चुके हैं। जब रास्ते में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, तो एक काम करो, जैसे ही वो फैक्ट्री गेट के बाहर डिलीवरी दे दे, आप ऐसा मान लो कि हमें गुड्स रिसीव हो गए हैं और हमें उसका आईटीसी ले लेने दो। जैसे कि लेटेस्ट से मैम 28 फरवरी को उसने फैक्ट्री के बाहर डिलीवरी दे दिया,
अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई है, 3 दिन लग गए ट्रांसपोर्टेशन होके और हमें 3 मार्च को अगर गुड्स रिसीव हुए हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आप मार्च में अब आईटीसी लोगे, नो प्रॉब्लम, आप फेब्रुवरी मंथ का रिटर्न भरते टाइम भी आईटीसी ले सकते हो, प्रोवाइडेड के बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हो चुकी है तो। क्योंकि जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्री के बाहर खत्म हो जाती है, तो फिर हम वेट क्यों करें कि हमारी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचे उसके बाद हम आईटीसी लें। दिस वेरी सिंपल थिंग is explained here. Ma'am, in automobile sector, contract between automobile dealer and the original equipment manufacturer is generally an ex works contract. मतलब property in the vehicles passed to the dealer at the factory gate of the original equipment manufacturer only. The moment आप goods handover कर दो transporter को at the instance of dealer, तो फिर delivery वगैरह सब कुछ OEM के पार्ट से तो कंप्लीट हो जाती है। वो बोलता है भाई मैंने फैक्ट्री के बाहर तुम्हें व्हीकल हैंडओवर कर दिया, मेरा काम खत्म, माई पार्ट ऑफ गिविंग यू डिलीवरी इज नाउ ओवर। Which means, ma'am, as per the explanation to section 16(2)(b, हम मान सकते हैं goods may be construed to have been received at the time of handing over only. अब आगे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, रास्ते में goods के साथ जो भी होगा, हमें goods रिसीव होंगे जब सब कुछ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आईटीसी ले लो ना। जैसे ही फैक्ट्री गेट के बाहर तुम्हें गुड्स मिल जाए और बाकी सारी सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल्ड है, तो नो प्रॉब्लम, तुम उसी टाइम पे क्या करो, आईटीसी ले लो। वेरी वेरी सिंपल क्लेरिफिकेशन दिस इज। नॉर्मली जब हमें गुड्स रिसीव होते हैं, हम तभी आईटीसी लेते हैं क्योंकि डिलीवरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सप्लायर का होता है। हावेवर अगर ऐसे एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सप्लायर ने फैक्ट्री के बाहर माल दिया और वो फ्री, तो मैम जैसे ही वो फ्री हुआ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंस हुई, हम मान लेंगे गुड्स रिसीव हो गए और हम उसका आईटीसी लेने को एलिजिबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 16(2). वेरी सिंपल। आईएसडी में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, वही जहां पे सेक्शन 73 74 लिखा था उसके साथ आपको 74A ऐड कर देना है। दिस इज सेक्शन 21 कि अगर कभी आईएसडी एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का रेसिपिएंट से रिकवरी करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट, और अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है या मिस्टेक भी हुआ है तो हम सेक्शन 73 74 इन्वोक कर सकते हैं, जो कि अब FY 23 24 तक ही है। मतलब आगे के ईयर्स के लिए अब क्या होगा, 74A इन्वोक होगा। ये अमेंडमेंट तो बहुत जगह पे है जिससे आपको एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलर अमेंडमेंट एप्लीकेबल इन द चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी यहाँ पे कि अगर आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे हैं, देयर इज अ फेलियर टू मेंटेन योर अकाउंट्स, और अगर पता चलता है कि भाई टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एररोनियसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्ग लेवल यूटिलाइज, कुछ भी है, तो सेक्शन 70 से 74 इन्वोक हो सकता था। अब वहां पे आपको स्लैश करके 74A भी डाल देना है, क्योंकि ये FY 23 24 तक ही है, और अब FY 24 25 ऑनवर्ड्स क्या इन्वोक होगा, सेक्शन 74A। ये सेम अमेंडमेंट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में भी है। ठीक है मैम। देन मूविंग ऑन टू ई वे बिल। ई वे बिल चैप्टर में जो अमेंडमेंट है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन जनरेटिंग ई वे बिल। मैम क्या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर उसके पास जीएसटी नंबर तो होगा नहीं। नो प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, पोर्टल से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, फॉर्म तो वही है, कोई भी पर्सन ई वे बिल जनरेट करे, it has to be generated in GST EWB 01 only. Shall submit the details electronically on common portal जीएसटी ENR 03। मैम क्या हमें फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत है? नो नॉट एट ऑल। आप या तो पोर्टल पे जाके ENR 03 में अपनी डिटेल्स दे दो, या फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके फिजिकली अपनी डिटेल्स दे दो, एंड जैसे ही वो डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगी आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके और आप ई वे बिल्स जनरेट कर सकते हो, बस खत्म। प्रोसीजरल काइंड ऑफ अमेंडमेंट है, तो वी अंडरस्टैंड कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समरी बोलती है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ऑफ कोर्स नहीं है, वो पोर्टल से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ENR 03 में। इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके भी कर सकते हो। ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाए, उसके बाद आप जीएसटी EW 01 में बिंदास ई वे बिल्स को जनरेट करो। राइट मैम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज रिटर्न्स अंडर जीएसटी। रिटर्न्स में एक अमेंडमेंट है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू GSTR 7। मैम GSTR 7 कौन भरता है? TDS डिडक्टर्स। इनकी ड्यू डेट क्या होती है? 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। हर महीने के बाद अगली 10 तारीख। जनवरी के लिए 10th फेब,
फेब के लिए 10 मार्च, मार्च के लिए 10 अप्रैल. दिस इज द ड्यू डेट टू फर्निश द रिटर्न फॉर टीडीएस विच इज जीएसटीआर 7. अमेंडमेंट में यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो, अगर आप एक टीडीएस डिडक्टर की तरह रजिस्टर्ड हो तो आपने पूरे महीने में किसी का टीडीएस काटा हो चाहे नहीं काटा हो, आपको जीएसटीआर 7 फर्निश करना मैंडेटरी है. जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट ने बोला है ना कि भाई अगर आप कोई सेल परचेज करो या ना करो, आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फर्निश करना मैंडेटरी है, चाहे वो नील क्यों ना हो. सिमिलरली गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 7 के लिए भी अमेंडमेंट लाके बस ये चीज नोटिफाई कर दी है कि आपको एवरी कैलेंडर मंथ के लिए टीडीएस का रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, वेदर आपने कोई डिडक्शन किया हो या ना किया हो. जब तक आपके पास एज अ टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन है, तब तक एवरी मंथ, कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद 10 तारीख तक कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा. वेरी सिंपल अमेंडमेंट. देन उसके बाद लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न. अब देखो बहुत सिंपल है पर समझना. मैम, जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ तक होता है उसको तो एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट ने उन लोगों को एग्जाम कर रखा है बहुत टाइम से. ये चीज भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना. सी हियर, जीएसटीआर 9 नॉर्मली सबको भरना होता है, पर FY 2021 से हर साल गवर्नमेंट आगे से आगे डेट बढ़ा बढ़ा के एनुअल रिटर्न एग्जाम कर रही है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है. मैम, अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ होता है, अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है, तो मुझे एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है विच इज फाइल्ड इन जीएसटीआर 9. लेकिन मैम अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो एनुअल रिटर्न तो भरना ही भरना है, प्लस मुझे एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है. मुझे एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है, जो हम किस में करते हैं मैम, जीएसटीआर 9C. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हमने एनुअल रिटर्न का तो आपको लास्ट डेट दिया है विच इज 31 दिसंबर, और ये जो 9C है उसके लिए ऐसा बोल दिया कि भाई जब भी एनुअल रिटर्न फर्निश करो, साथ में ही आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड रिको स्टेटमेंट भी फर्निश कर देना है. और मैम लेट फीस जो प्रिस्क्राइब करी गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिटर्न को लेके ही करी गई है. विच मीन्स मैम कि अगर मैं मेरा जीएसटीआर 9 भर दूं, एनुअल रिटर्न तो भर दूं, पर अगर मैंने GSTR 9C विच इज द सेल्फ सर्टिफाइड रिको जो 5 करोड़ से ऊपर वालों को एप्लीकेबल है, नहीं भरा, तो मैम क्या मुझे कोई लेट फीस नहीं लगेगी? बिकॉज 9C के लिए अलग से तो कोई लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं. अगर 9C के लिए कोई लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो क्या 9C लेट भरने पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी? तो अच्छा है मैम, बस फटाफट 9 भर के मैं फ्री हो जाऊं. गवर्नमेंट कभी भी मुझे 9C के बारे में पूछेगी तो बोल दूंगी कि हाँ हाँ भर रही हूँ भर रही हूँ भर रही हूँ, क्योंकि लेट फीस तो कोई है नहीं. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज क्लेरिफाई करी कि देखो भाई, तुम्हारा पूरा एनुअल रिटर्न तभी फाइल्ड मानेंगे जब तुमने 9 और 9C दोनों भर दिया है, अगर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो. मैम 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों पे तो 9C यूं भी एप्लीकेबल नहीं है, वो तो सिर्फ जीएसटीआर 9 भरेंगे, उनका काम हो जाएगा, उनकी लेट फीस लगना बंद हो जाएगी. पर मैम 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर को 9C भी भरना जरूरी है. विच मीन्स मैम यहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, जिन जिन का भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनका लेट फीस चालू रहेगा जब तक कि वो लोग 9C नहीं भर देते, भले ही उन्होंने 9 भर दिया हो तो भी. विच मीन्स मैम द डे आई फाइल माई बोथ 9 प्लस 9C, उस दिन मेरा जो लेट फीस है एनुअल रिटर्न का वो लगना बंद होगा. अदरवाइज ये जो लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड है फॉर एनुअल रिटर्न ये चालू रहेगा. इवन इफ मैंने जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न भर दिया पर 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिको नहीं भरा, तो जिस दिन आप दोनों भर दोगे उस दिन आपकी लेट फीस लगना बंद होगी. अब बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम तो क्या डबल लेट फीस लगेगी? लेटेस्ट से जैसे कि 31 दिसंबर है मैम जीएसटीआर 9 भरने का ड्यू डेट, अगर मैंने 4 जनवरी को जीएसटीआर 9 और 9C दोनों भरा, तो मैम क्या मुझे 4 दिन के लिए ये लेट फीस 2 बार लगेगी, एक 9 के लिए एक 9C के लिए? द आंसर इज नो. लेट फीस आपको सिंगल ही लगती है, कॉमन लेट फीस. अब मान लो कि आपने अगर 4 तारीख को जीएसटीआर 9 भर दिया, 9C नहीं भरा, और 7 डेट को आपने 9C भरा, तो क्या ऐसा होगा कि मैम 4 डेट तक दोनों की लेट फीस और फिर अगले 3 दिन सिर्फ 9C की लेट फीस? ऐसा नहीं होता. आपको ब्लैंकेटली 7 डेज के लिए बस सिंगल लेट फीस लगेगी जो जीएसटीआर 9 की लगनी होती है वो. हम दोनों को अलग अलग रिटर्न नहीं मानते लेट फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसा हम मान रहे हैं कि भाई दोनों एक ही है. पूरा जब फर्निश, अगर आपने सिर्फ 9 भर दिया 9 से नहीं भरा, तो ऐसा मानेंगे कि भाई आधा ही भरा गया है. वैसे आप सोच सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा.
डबल डबल लेट फीस अप्लाई नहीं होती है। बैच में किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रही हूँ। डबल लेट फीस नहीं लगती है। 9 और 9C की जॉइंटली सिंगल लेट फीस ही है जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, और ये लेट फीस लगती रहेगी जब तक आपका 9 और 9C दोनों ना फाइल हो जाए। जिस दिन दोनों फाइल हो गया उस दिन लेट फीस लगनी बंद हो जाएगी। एक फाइल हुआ, एक नहीं फाइल हुआ, तो ऐसा ही मानेंगे जैसे फाइल ही नहीं हुआ और लेट फीस कंटिन्यू रहेगी। बट हाँ, सिंगल लेट फीस ही लगती है, नॉट डबल। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया उस केस में 7 डेज का डिले हुआ, तो 7 डेज के लिए ये जो लेट फीस यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको लग जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. So very simple. If your aggregate turnover is greater than 5 crore, late fees for annual return will continue to apply till the date of furnishing 9C, अगर वो आपने 9 के साथ नहीं भरा है तो। Perfect, ma'am. 1 second. Yes. चलिए, सो वी आर डन विथ रिटर्न्स अंडर जीएसटी के नहीं मैम, एक और है। अगेन वही वो सिंपल वाला है कि जहाँ पे 73-74 लिखा था उसके साथ आपको 74A भी इंसर्ट कर देना है। कि जब भी मैम जीएसटीआर 2B से ज्यादा क्रेडिट अगर आप 3B में ले लेते हो तो आपको 88B का इंटीमेशन आता है, और फिर अगर आप 7 डेज में ना तो उनको रिप्लाई करते हो ना डिफरेंस एक्सप्लेन करते हो, तो फिर ऐसे केस में आपका डिमांड ऑर्डर वो लोग दे सकते हैं आपको 73-74 में। बट नाउ दैट विल बी टिल FY 23-24 ओनली। FY 24-25 ऑनवर्ड्स अब मैम 74A लगने लग जाएगा। तो ये तो कॉमन अमेंडमेंट है पूरी बुक में, जहां जहां 73-74 दिख रहा है स्लैश करके 74A आपको डाल ही देना है। तो यहाँ पे रिटर्न्स अंडर जीएसटी के भी अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। Then ma'am, assessment and audit. If you are already using version 5 of the book, तो असेसमेंट ऑडिट चैप्टर आपको यहाँ पे नोट्स में से थोड़ा सा अलग लगेगा, बिकॉज मैंने वर्जन 6 में पूरा चैप्टर रीड्राफ्ट करा है। अब क्योंकि बुक हैंड रिटन है तो ऐसा नहीं है कि टाइपिंग में चेंजेस होते हैं, मैं पूरी बुक मतलब पूरा चैप्टर ही वापस हाथ से लिखती हूँ। तो उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा हैंड राइटिंग बेटर करी है, स्पेसिंग ठीक करी है, अलाइनमेंट प्रॉपर किया है। तो आप अगर वर्जन 5 भी यूज कर रहे हो तो इट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेंडमेंट बस यही है पूरे चैप्टर में कि जहां जहां 73-74 है वहां वहां आपको बस /74A कर देना है। हैंड राइटिंग आपको अलग लग सकती है यहाँ पे, क्योंकि वर्जन 6 में मैंने पूरा चैप्टर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए वापस से लिखा है। अदरवाइज सेक्शन 61 में यहाँ पे 73-74 का रेफरेंस था, स्लैश करके 74A करना है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी नॉट विद स्टैंडिंग 73-74 था, स्लैश करके 74A कर देना है। और उसके अलावा मैम यहाँ पे सेक्शन 64 में भी 70 से 74 था, स्लैश करके 74A कर देना है। सेक्शन 5 एंड 66 ऑडिट में भी नीचे जहां पे 70 से 74 का रेफरेंस है वहां पे स्लैश करके 74A कर देना है। मतलब पूरे चैप्टर में कोई अमेंडमेंट ऐसा अलग से कंसेप्चुअल नहीं है। हाँ, बट मैंने वर्जन 6 में पूरा चैप्टर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए रीड्राफ्ट करा है। आप ऑलरेडी वर्जन 5 यूज कर रहे हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, डू नॉट वरी, चलेगा। बस जहां जहां आपको पूरे असेसमेंट ऑडिट चैप्टर में 73/74 दिख रहा है वहां एक और स्लैश लगा के 74A करना है। क्यों मैम? क्योंकि 73-74 FY 23-24 तक ही एप्लीकेबल है और 74A आगे से FY 24-25 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हो रहा है। परफेक्ट। इंस्पेक्शन सर्च सीजर अरेस्ट का भी सेम चीज है। वर्जन 6 ऑफ द बुक में मैंने इस चैप्टर को रीड्राफ्ट करा है। इफ यू आर कंटिन्यूइंग वर्जन 5 एंड यू वांट टू कंटिन्यू वर्जन 5, नो प्रॉब्लम। हैंड राइटिंग देख के ये मत सोचना कि अरे इतना सारा क्या चेंज हो गया, बस चैप्टर रीड्राफ्ट हुआ है। जो चीज अलग से अमेंडमेंट से ऐड हुई है वो ये रही, आपको ग्रीन में वो ऑलरेडी दिख रही है। सेक्शन 70 वॉज पावर टू समवन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। मैम, हम किसी से मिलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसे चाय पे बुलाते हैं ना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो मैम जब हमें किसी से मिलना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, टी पे बुलाते हैं ना, चाय पे बुलाते हैं। बस वैसे ही सेक्शन 70 हम इसे कैसे याद रखते हैं, सेक्शन 70 हम उसके साथ मिलना चाहते हैं इसलिए उसे चाय पे बुला रहे हैं। हम उसके साथ मिलना चाहते हैं इसलिए उसे चाय पे बुला रहे हैं। तो सेक्शन 70 क्या बोलता है, जब ऑफिसर आपके साथ मिलना चाहता है
वो आपको समन करके और बुलाता है। वो आपको बुला सकता है, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, एविडेंसेस मांग सकता है और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकता है। दिस वाज अबाउट सेक्शन 70, पावर टू समन अ पर्सन। तो यहाँ पे अमेंडमेंट से बस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक किया है, कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी थे बट दे हैव मेड द लैंग्वेज बेटर और इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई जिस भी पर्सन को समन करा जाता है वो बाउंड टू अटेंड होगा, या तो वो खुद आए इन पर्सन या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, पर आना तो पड़ेगा। या तो खुद आ जाए या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में वो बेसिकली अपने सीए को, लॉयर को, रिलेटिव को या अपने स्टाफ को किसी को भेज सकता है। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट and the person so appearing shall state the truth during examination or make statement or produce documents and other things as may be required। पहले भी हम यही पढ़ते थे अमेंडमेंट के पहले, इट वाज जस्ट अबाउट द लैंग्वेज जो और स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और क्लियर कर दी है गवर्नमेंट ने कि देखो भाई अगर तुम्हें समन इशू करा जाता है तो तुम्हें आना पड़ेगा। अगर ऑफिसर अलाउ कर दे तो तुम अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो, और जो भी पर्सन आ रहा है उसको कंपलसरी आके सच बोलना है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो प्रोड्यूस करने हैं, जो दूसरे एविडेंसेस आपसे मंगवाए जाए वो एज रिक्वायर्ड आपको लाके उनको दे देने हैं। बस दिस इज व्हाट मैम हम पहले भी यही करते थे, हम अभी भी यही करते हैं, तो हमारी लर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे लैंग्वेज जो गवर्नमेंट ने चेंज करी है अकॉर्डिंगली हमने भी हमारी बुक में चेंज कर ली। बाकी ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले से पढ़ ही चुके हैं, राइट। Then moving on to demands and recovery chapter, very important from September 25 exam point of view, because जो हम कब से सारे चैप्टर में अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं कि मैम एफ वाई जो सेक्शन 73 74 है वो एप्लीकेबल अब अप टू एफ वाई 23 24 ही रहेगा। तो ये एज इट इज तो जो पहले था वो एप्लीकेबल है ही, क्योंकि 23 24 तक के केसेस के लिए तो ये चल ही रहा है। बट अब मैम फर्दर एफ वाई 24 25 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा टू डिटरमाइन what is the tax not paid, short paid, erroneously refunded या ITC wrongly availed utilized, वो सेक्शन अब हो जाएगा सेक्शन 74A, यानी 73 74 अब सनसेट प्रोविजंस हो चुके हैं। तो क्या बोलता है सेक्शन 74A, आराम से धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। अगर आपको 73 74 सेक्शन नहीं याद है तो आई वुड एडवाइज यू टू पॉज द वीडियो। आप अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो मतलब 73 74 तो आपने पढ़ा हुआ ही है, एक बार पॉज करके खाली 73 74 को रिकॉल कर लो एंड देन यू सी द अमेंडमेंट सेक्शन 74A। आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। मैं हावेवर आपको पूरी चीज पढ़ाई दी हूँ बट फिर भी एडवाइस है, नहीं करना है नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू विद द क्लास, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार पॉज करके 73 74 देखो एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू करो, आपको और ज्यादा मजा आएगा। चलिए मैम, सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 74A एप्लीकेबल फ्रॉम FY 24 25 ऑनवर्ड्स। क्यों लगाते हैं मैम सेक्शन 74A? टू डिटरमाइन कि कब कब टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, एरोनेसली रिफंड दिया है या तो आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज करी है। तो कितना टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, या कितना रिफंड गलत लिया है या कितना आईटीसी गलत लिया है, उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए हम लगाते हैं सेक्शन 74A। बराबर है। क्या करना है, जिस भी पर्सन ने ये कोई भी कांड करा है उसको प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस सर्व कर देगा, अमाउंट स्पेसिफाई करके कि भाई कितना अमाउंट है जो तुमने शॉर्ट पे नॉट पे गलत से रिफंड लेके या गलत से आईटीसी लिया है, अलॉन्ग विद सेक्शन 50 का इंटरेस्ट। मैम सेक्शन 50 में हर जगह पे 18% पर एनम का इंटरेस्ट एप्लीकेबल है और जो भी पेनल्टी होगी उस पेनल्टी के साथ। हावेवर मैम शो कॉज नोटिस सर्व करने से पहले एक बार ऑफिसर आपको स्टेटमेंट, एक बार ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन भी सर्व कर सकता है कि भाई देख लो हम तुमको नोटिस इशू करने वाले हैं, ऐसा ऐसा है, तो हम तुमको नोटिस नहीं इशू करेंगे, तुम वॉलंटरीली आके टैक्स पे कर दो। मतलब तुम्हें वो शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे, मतलब तो प्रोसीडिंग चालू हो गई। अब तुम नोटिस का रिप्लाई करो नहीं करोगे वो तुम्हें ऑर्डर इशू कर देंगे, तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मतलब लेकिन मैम एक बार हमें वो शो कॉज नोटिस इशू करे उसके पहले कम्युनिकेट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन में बी सर्व बिफोर इशुइंग नोटिस कि भाई आप आगे आके वॉलंटरीली पे कर दो। आप पे करना चाहो वेरी गुड, आपको पेनल्टी में कंसेशंस मिलेंगे। नहीं पे करोगे कुछ नहीं हो सकता, शो कॉज नोटिस आ जाएगी।
तो मैम प्रॉपर ऑफिसर टू सर्व अ शो कॉज नोटिस स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी, प्रोवाइडेड दैट अगर आपका अमाउंट लेस देन 1000 रुपीज है, तो हम छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए ऐसे लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ने बोला दिस लाइन वाज नॉट देयर इन 1774, ये यहाँ पे 74A में नया पॉइंट है कि अगर आपका जो टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड या आईटी से रॉन्गली यूटिलाइज्ड है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर लेस देन 1000 रुपीज, तो हम आपको क्या नहीं इश्यू करेंगे, शो कॉज नोटिस नहीं इश्यू करेंगे। इट इज ओके, लेट इट बी। कोई टाइम लिमिट होगी? हाँ मैम, सेक्शन 73 में थी ना कि 2 इयर्स 9 मंथ्स तक शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, 74 में 4 इयर्स 6 मंथ्स था। अब यहाँ पे सब कुछ एक हो गया है, चाहे सिचुएशन फ्रॉड वाला हो, अदर देन फ्रॉड वाला हो, एक कॉमन टाइम लिमिट दे दी कि भाई 74A सेक्शन में जिस भी फाइनेंशियल ईयर के पर्टेनिंग लफड़ा है, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भरने का ड्यू डेट विच इज नॉर्मली 31 दिसंबर, वहां से 42 मंथ्स के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू कर दी जाएगी। और रिफंड के केस में भाई जिस भी दिन आपने एरोनियस रिफंड लिया है, वहां से 42 मंथ्स के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी। अगर ये पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं कर पाएगा। सो द टाइम लिमिट टू इश्यू शो cause notice says that within 42 months from the due date of annual return for financial year to which the tax or ITC pertains। और अगर एरोनियस रिफंड का केस है, तो एरोनियस रिफंड आपने जिस दिन लिया, वहां से 42 मंथ्स के अंदर अंदर ऑफिसर को आपको शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा। अगर मैम हम बार बार सेम कांड रिपीट करते हैं, तो फिर बार बार शो कॉज नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक सिंपल स्टेटमेंट सर्व कर देंगे जिसमें वो रेफरेंस दे देंगे कि भाई देखो तुमको ऑलरेडी ये नोटिस इशू करी हुई है, तुम फिर से ये गड़बड़ कर रहे हो, तो बस एक स्टेटमेंट रेफरेंस देके दे देंगे तो चलेगा, वो डीम्ड होगा एज इफ वो भी शो कॉज नोटिस ही है। तो पेपर वर्क बचाने के लिए या एक्स्ट्रा फालतू डॉक्यूमेंटेशन बचाने के लिए प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो आपको एक स्टेटमेंट भी सर्व कर सकता है, अगर सेम डिफॉल्ट सिमिलर ग्राउंड्स पे आप दूसरे पीरियड में करते हो तो, और यही डीम्ड नोटिस के बराबर होगा। ठीक है मैम, अब ऑर्डर इशू करने की भी कोई टाइम लिमिट होगी? हाँ, जैसे कि था ना कि ओरिजिनल फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का कांड है, उसका एनुअल रिटर्न भरने की ड्यू डेट से 3 इयर्स और 5 इयर्स का टाइम था, इफ यू रिमेंबर इन सेक्शन 73-74। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बस कॉमन टाइम है। ये बोलते हैं कि जब भी शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है, जब भी यहाँ पे शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है, उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर कमिश्नर चाहे तो +6 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है, या फिर ज्वाइंट कमिश्नर उसके ऊपर का कोई भी ऑफिसर है जिसको कमिश्नर ऑथोराइज कर दे, तो 6 मंथ्स का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके अंदर ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। विच मीन्स मैम, मानो कि मैंने FY18, चलो ये तो एप्लीकेबल ही 24-25 से है, तो मैंने FY24-25 में कोई कांड करा, इसका एनुअल रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या है मैम? 31 दिसंबर 2025। यहां से 42 मंथ्स के अंदर अंदर कंपलसरी शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए। मान लो मैम यहां से 7 मंथ्स के अंदर ही शो कॉज नोटिस इशू हो गया, विच मीन्स मैम 31/7/2026 को ही, यहाँ से 7 मंथ्स के अंदर ही मेरा तो शो कॉज नोटिस इशू हो गया, 31/7/26 को शो कॉज नोटिस इशू हो गया। तो अब इधर से 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर भी आ जाना चाहिए, या पर्टिकुलर सिचुएशन में +6 मंथ्स का और एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है टू इशू ऑर्डर। जब शो कॉज नोटिस इशू होके आपको कम्युनिकेट हो जाए, जब शो कॉज नोटिस इशू होके आपको कम्युनिकेट हो जाए, वहां से 12 मंथ्स प्लस एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऑर्डर भी इशू कर देना पड़ेगा। हावेवर अगर ये एक्सटेंशन किया जाता है तो रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या तो कमिश्नर रिकॉर्ड करे, या तो कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के किसी भी अफसर को ऑथराइज करे कि भाई तुम रिकॉर्ड करो, बट एक्सटेंशन क्यों दिया उसका रीजन रिकॉर्ड करना जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली जब भी कांड हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 42 मंथ्स के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आ जाएगा, और बीच में जब भी शो कॉज नोटिस आ जाए तो वहां से 12 मंथ्स के अंदर अंदर ऑर्डर भी आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 42 मंथ्स वेट करना है कि 42 मंथ्स खत्म होंगे फिर 12 मंथ्स चालू होंगे ऑर्डर के, ना ना ना। अगर 42 मंथ्स का तो मैक्सिमम टाइम है शो कॉज नोटिस के लिए, मान लो 6 मंथ्स में ही शो कॉज नोटिस आ गई, तो यहीं से 12 मंथ में ऑर्डर इशू करो और काम खत्म करो। शो कॉज नोटिस की देयर इज अ लास्ट डेट, पर ऑर्डर की लास्ट डेट तो जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगी, बीच में हो गई, तो वहीं से डेट आपको गिननी चालू कर देनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे।
देन उसके बाद मैम जो पेनल्टीज है ना वो सारी सेम ही है। अगर आपको सेक्शन 73 74 याद है तो 74 ए भी आपके लिए अब बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखो मैम, अगर अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, मैम टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड हुआ, पर जानबूझ के किया ऐसा नहीं है मैम, गलती से मिस्टेक हो गई, जैसे बोनाफाइड मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। 74 ए सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 में आपका यहाँ पे पेनल्टी आएगा, and penalty will be 10% of the tax amount or 10,000 whichever is higher. This is under CGST Act, which means मैम IGST Act में ये डबल हो जाता है। डबल में हम कभी परसेंटेज डबल नहीं करते, बस एब्सोल्यूट फिगर्स को डबल करते हैं। ये चीजें आपको क्लास में ऑलरेडी समझाई गई है। क्यों मैम? क्योंकि मान लो अगर CGST 50 है तो SGST भी 50 होगा, तब जाके IGST 100 बना होगा। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम CGST एक्ट में 50 का ही 10% लेंगे, SGST में भी इसका ही 10% लेंगे, अल्टीमेटली आंसर 10 ही आएगा। IGST एक्ट में क्योंकि टैक्स का अमाउंट ही 100 है, हम सीधा इसका 10% लेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। क्योंकि टैक्स का जो अमाउंट होता है वो IGST में CGST के कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, हमें परसेंटेज डबल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। पर जब हम एब्सोल्यूट फिगर से कंपेयर करते हैं ना 10,000, वो हमें IGST में मैक्सिमम 20,000 देखना होता है। तो दिस इज सेम मैम, यही सेम पेनल्टी 73 में भी थी, जो अब 74 ए के 1 क्लॉज में है, विच इज फॉर अदर देन फ्रॉड, कि अगर अल्टीमेटली आपने गलती से मिस्टेक करी है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड कि टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड या ITC रॉन्गली लेवल यूटिलाइज्ड है, तो आपको 10% ऑफ टैक्स या 10,000 विच एवर इज हायर अंडर CGST एक्ट का पेनल्टी भर देना है। हावेवर, अगर शो कॉज नोटिस इशू करने के पहले, जब मैंने आपको बताया कि ऑफिसर आपको कम्युनिकेशन एक दे सकता है कि देखो भाई हम नोटिस इशू करने वाले हैं, ऐसा ऐसा है, आप उसके पहले ही वॉलंटरीली आगे आके अगर इंटरेस्ट और टैक्स भर देते हो तो ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू ही नहीं होगी, अब अपने आप को पेनल्टी से बचा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शो कॉज नोटिस आने के 60 डेज बाद भी, मतलब 60 डेज बाद नहीं, 60 डेज के अंदर अंदर भी कभी आप पेनल्टी भर देते हो, नॉट पेनल्टी सॉरी, टैक्स एंड इंटरेस्ट, जिस दिन शो कॉज नोटिस इशू हुआ उसके पहले तो कभी भी आप वॉलंटरीली आके टैक्स इंटरेस्ट भर दो, आप पेनल्टी से बच जाओगे, शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा। शो कॉज नोटिस इशू हो गया उसके 60 डेज के अंदर अंदर भी अगर कभी भी आप सामने से आके टैक्स और इंटरेस्ट भर देते हो तो कोई बात नहीं, हम प्रोसीडिंग कंक्लूड कर देंगे। हम शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, मान लेंगे कि भाई पूरी प्रोसीडिंग वहीं खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ विद इन 60 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस भी अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट आगे रह के भर देते हो तो फिर आपको पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है, प्रोसीडिंग्स डीम कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार ऑर्डर इशू हो गया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, शो कॉज नोटिस से 60 डेज ऊपर चले गए या ऑर्डर इशू हो गया, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको फिर ये पेनल्टी भरनी ही पड़ती है। सेक्शन 73 में भी ये प्रोविजन था बट वहां पे 30 डेज था। सेक्शन 73 जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि भाई शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज के अंदर भरते हो तो आपको पेनल्टी नहीं भरनी है, जो अब 74 ए में 60 डेज कर दिया गया है, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल ही है ये अमेंडमेंट। अगर आप पहले वॉलंटरीली आगे रह के भरते हो पर शॉर्ट अमाउंट भरते हो तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए तो डेफिनेटली वो लोग नोटिस इशू कर ही सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट करा है तो मैम जितना भी टैक्स ड्यू था उस पर्सन से 100% पेनल्टी चार्ज हो जाती है। जो टैक्स है वो तो है ही है, प्लस इंटरेस्ट भी है, और प्लस जितना टैक्स का अमाउंट है उतना सेम टू सेम 100% उसको पेनल्टी भी देना पड़ता है। हावेवर मैम अगर वो शो कॉज नोटिस के पहले वॉलंटरीली आगे आ जाए तो वो टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स का 15% पेनल्टी देके बच सकता है। शो कॉज नोटिस के 60 डेज में आया तो टैक्स, इंटरेस्ट और 25% ऑफ द टैक्स का पेनल्टी देके बच सकता है। और ऑर्डर इशू होने के भी 60 डेज में अगर आ जाता है तो भी टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स का 50% पेनल्टी देके बच सकता है। विच मीन्स मैम अगर मैंने फ्रॉड करा है तो जो पेनल्टीज है वो सेम एज सेक्शन 74 ही है, बस वहां पे 30 डेज था, यहाँ पे 60 डेज हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि पेनल्टी में कोई चेंज नहीं है, जो पेनल्टी 73 74 की थी वही सेम पेनल्टीज कंटिन्यू करी गई है 74 ए में भी, बस टाइम थोड़ा सा चेंज किया है। तो अगर शो कॉज नोटिस के पहले ही मैं वॉलंटरीली भरूं फिर भी क्योंकि फ्रॉड का केस है, नोबडी कैन सेव मी, तो टैक्स, इंटरेस्ट और प्लस टैक्स का 15% मुझे पेनल्टी भरना है। शो कॉज नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर अगर कभी भी भर दूं तो टैक्स, इंटरेस्ट और 25% ऑफ टैक्स का पेनल्टी भरना है। फिर मैम ऑर्डर इशू हो गया उतने में तो ऑर्डर के 60 डेज में अगर कभी भी मैं भर दूं, ऑर्डर के 60 डेज में कभी भी भर दूं तो भी टैक्स, इंटरेस्ट और 50% ऑफ द पेनल्टी तो मुझे भरनी ही है।
एंड इसके बाद अब कभी भी आगे जाके मैं पेनल्टी पे करूं तो टोटल जितना टैक्स उसी का 100% सेम मुझे पेनल्टी भी भरना पड़ता है। मतलब ओरिजिनल पेनल्टी तो यही है 100% ऑफ द टैक्स। ये तो अगर थोड़ा सा जल्दी भर दोगे तो बस कंसेशन दे देंगे कि शो कॉज नोटिस के पहले 15%, 60 डेज के अंदर अंदर 25% और ऑर्डर के 60 डेज के अंदर अंदर 50% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी भर के आप अपने आप को बचा सकते हो। हावेवर जो सेक्शन 132 की प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू ही होगी। हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में सेक्शन 132 पढ़ते हैं, उसमें अगर आपने जेल जाने लायक कोई काम करा है तो आपको जेल वेल भी भेज सकते हैं। सिर्फ पेनल्टी भर के आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे। देखो नॉर्मली अगर 74A की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाती है तो सेक्शन 122, 125 वगैरह में वापस आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेते, सब कुछ डीम्ड कंक्लूडेड ही माना जाता है। हावेवर वो जो जेल वेल वाले प्रोविजंस है ना वो तो फिर एप्लीकेबल रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। आप पेनल्टी भर के अपने आप को प्रोसिक्यूशन जेल से नहीं बचा सकते हो। एंड ये चीज भी हम सेम टू सेम ऑलरेडी सेक्शन 76 में भी पढ़ते हैं कि भाई पेनल्टी का जो वेवर है ना, कि अगर आप शो कॉज नोटिस के पहले भर दो या उसके 60 डेज में भर दो, कभी भी आपको पेनल्टी ही नहीं भरनी पड़ेगी। वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता। कब मैम? सेल्फ असेस टैक्स के केस में, या तो किसी से कोई भी अमाउंट टैक्स बोल के कलेक्ट करा और ड्यू डेट के 30 डेज में नहीं पे करा तो कोई पेनल्टी का वेवर आपको नहीं मिलता है। सेक्शन 76 में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं कि भाई इनके लिए तो आपको कंपलसरी पेनल्टी देनी ही पड़ती है। नोबडी कैन सेव यू। टू सिचुएशंस, अगर सेल्फ असेस टैक्स है या कोई अमाउंट टैक्स बोल के कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं पे करा विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, तो इन दो सिचुएशंस में आपको कंपलसरी पेनल्टी भरनी ही पड़ती है। नो बडी कैन सेव यू अदरवाइज देन दीज सिचुएशंस, यस। अगर आप शो कॉज नोटिस के पहले या 60 डेज में भी भर देते हो टैक्स और इंटरेस्ट तो आपको पेनल्टी से बचाया जा सकता है। और 74A5 क्लॉज 2 में पेनल्टी से बचा नहीं सकते, बट यस पेनल्टी आपकी रिड्यूस जरूर से कर सकते हैं अगर आप पहले पहले आके अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी भर दो तो। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 74A जो आपको पढ़ना है। इफ यू कंपेयर दिस विद 73, 74 तो पेनल्टी में कोई चेंज नहीं है। पेनल्टी इज डिट्टो सेम जो 73, 74 में थी, बस वहां 30 डेज था और यहाँ पे 60 डेज दिया है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज डिट्टो सेम। ये वाला जो प्रोविजन है कि पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इनफैक्ट ये आपको स्टेटमेंट सर्व हो सकता है, कम्युनिकेशन दे सकते हैं, ये सब भी सेम है। हाँ टाइम लिमिट में चेंज करा है, वहां पे वो जो 2 years 9 months 4 years 6 months था उसको 42 months करके और सिंप्लीफाई कर दिया। और यहाँ से ऑर्डर का डेट जब भी शो कॉज नोटिस सर्व होगा वहां से 12 महीने प्लस 6 महीने। तो बेसिकली उन्होंने पेनल्टी में कहीं कुछ चेंज नहीं करा, सब कुछ सेम है। इधर भी टाइम लिमिट ही चेंज करी है और इधर भी टाइम लिमिट ही चेंज करी है। और 1000 से कम के अमाउंट के लिए मगजमारी करके फालतू शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेंगे। रेस्ट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ 74A रिमेन्स डिट्टो सेम टू सेम एज 73 एंड 74 ओनली। बस अब फ्रॉड हो चाहे अदर देन फ्रॉड हो, सब एक ही सेक्शन के अंदर आ जाएगा, बस सब सेक्शन को अलग कर दिया है। डन मैम। अब यहाँ पे भी अगेन जहां जहां 73, 74 था बस आपको /74A मेंशन करना है कि भाई कुछ भी गड़बड़ हुई तो FY 23, 24 तक के प्रोविजंस विल गो टू 73, 74, उसके आगे के 74A में। तो यही सेम टू सेम अमेंडमेंट आपको हर जगह पे इधर भी कर देना है। और ये लास्ट पॉइंट क्या था मैम? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि मान लो मैम अगर नोटिस 74 में इशू हो जाए, टैक्स शॉर्ट पेड है, ये तो हम समझ गए मैम, पर फ्रॉड है ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो हम इस नोटिस को कन्वर्ट कर लेते थे ना 73 की नोटिस में। बस वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे है कि मान लो अगर 74A5 क्लॉज 2 विच इज द फ्रॉड वाला सिचुएशन, इसके अंदर कभी मुझे नोटिस इशू हो जाए, टैक्स शॉर्ट पेड है मैम, नॉट पेड है ये तो क्लियर है, पर फ्रॉड एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नोटिस को इस सेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड पेनल्टीज अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बस वही सेम टू सेम क्लेरिफिकेशन है कि भाई जो अपन 74 की नोटिस को 73 में कन्वर्ट कर पाते थे, वैसे ही मैम हम 74A5 क्लॉज 2 की नोटिस को 74A5 क्लॉज 1 की नोटिस में कन्वर्ट कर लेंगे अगर फ्रॉड एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो। वेरी वेरी सिंपल अमेंडमेंट। डन मैम। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, 74A में से क्वेश्चन बन सकता है। देन मूविंग ऑन टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कुछ भी नहीं है, बस मैम सेक्शन 122(1)(b जो सिर्फ ऐसा लिखा था कि एनी इको के लिए यहाँ पे पेनल्टी दी थी, वहां पे और क्लेरिफाई कर दिया कि एनी इको इज लायबल टू कलेक्ट TCS।
कि भाई ये हर इको के लिए नहीं है, इको तो सेक्शन 9(5) में भी आते हैं, पर उन इको के लिए ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। हम ये जो पेनल्टीज सेक्शन 122 1B में बता रहे हैं, वो सिर्फ उन इकोस के लिए है जो लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 है। बस यहाँ पे टीसी एक ये लाइन इंसर्ट करनी है, बाकी पूरा ऑफेंसेस चैप्टर जो प्रीवियस अटेम्प्ट था डिट्टो सेम टू सेम कंटिन्यू हो रहा है। एनी इको की जगह क्या करना है मैम, एनी इको हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, बिकॉज इकोस तो और भी हो सकते हैं, बहुत सारे इको ऐसे हैं जिनको टीसीएस किसी का कलेक्ट ही नहीं करना है, या मैम सेक्शन 9(5) वाले इकोस है जो टैक्स कलेक्ट करके पे करते तो उनके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटीज वगैरह नहीं आती, तो हम उन इकोस की बात नहीं कर रहे। वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग ओनली अबाउट द इकोस जिनको क्या करना है मैम, टीसीएस कलेक्ट करना है, उन्हीं के लिए पेनल्टी दी गई है सेक्शन 122 1B में। बस इतना सा क्लेरिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया। Then moving on to next chapter which is appeals and revision. इसमें अमेंडमेंट तो है छोटा सा, बट आपका क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, बिकॉज द अमेंडमेंट इज इन द प्री डिपॉजिट का अमाउंट। ओ माय गॉड यस, इफ यू रिमेंबर, अगर हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आगे जाके एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील करनी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आगे जाके एपलेट अथॉरिटी, फिर उसके आगे जाके एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील्स करनी होती है, तो हमें मैम एडमिटेड अमाउंट का 100% और फिर टैक्स एंड डिस्प्यूट का 10% वगैरह क्या करना पड़ता था, प्री डिपॉजिट पे करना पड़ता था। उसमें बस यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है मैक्सिमम अमाउंट को लेके। सो whenever you are going from adjudicating authority to appellate authority to file an appeal, your pre-deposit amount is now changed 10% of tax in dispute और maximum 20 करोड़। यहाँ पे पहले 25 करोड़ था जिसको अब 20 करोड़ कर दिया है, बस मैक्सिमम अमाउंट पे क्या करा है, चेंज करा है। तो अमेंडमेंट तो छोटा सा है, बट वी अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक में मेजर क्वेश्चंस तो प्री डिपॉजिट कैलकुलेशन को लेके थे, तो उन सब में यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से अपना क्वेश्चन बैंक के जो चेंजेस है वो भी देख रहे हो और क्वेश्चन बैंक में अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो। एंड मैम जब हम एपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के सामने आगे जाते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, उसके भी प्री डिपॉजिट में चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले 20% था, 50 करोड़ था, उसको चेंज करके 10% और 20 करोड़ ही कर दिया है। मतलब मैम मैं एपलेट अथॉरिटी से एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाऊं या मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से एपलेट अथॉरिटी के पास आऊं, अब मेरा प्री डिपॉजिट अक्रॉस सेम हो चुका है क्या? यस, पहले वो 10% ऊपर था, यहाँ 20% था, इट इज ऑल चेंज, सब कुछ सेम कर दिया है। वेदर यू वांट टू गो फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एपलेट अथॉरिटी, इट इज 10% टैक्स एंड डिस्प्यूट, मैक्सिमम 20 करोड़। एडमिटेड तो हमेशा पे करना होता है, वो तो सेम ही रहेगा। और जब भी मैम हम एपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी से एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं, तब भी प्री डिपॉजिट क्या कर दिया, 20% की जगह 10% और 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ करके इसको सेम टू सेम ही कर दिया है। मतलब दोनों ही जगहों पे हमें सेम ही अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट देना रहेगा। एडमिटेड जितना है वो तो हम 100% यूबी पे करते हैं हमेशा, उसको लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा मैम यहाँ पे जब हम एपलेट अथॉरिटी से एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, तब डिपार्टमेंट को ओरिजिनली 6 मंथ्स का टाइम था। इन्होंने खुद को अब एक्सटेंशन और दे दिया है कि भाई हम 6 मंथ्स में तो जा ही सकते हैं, प्लस अगर जेन्युइन रीजन है तो 3 मंथ्स का कंटिन्यूएशन ऑफ डिले भी चलेगा, या तो गवर्नमेंट कोई और डेट नोटिफाई कर दे, विच एवर इज लेटर है, वो भी चल जाएगी। हमारे पास नॉर्मली अपील फाइल करने के लिए 3 मंथ और प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन शुरू से था, इनके पास एक्सटेंशन नहीं था। इफ यू सी दी ओरिजिनल नोट्स, तो सिर्फ 6 मंथ्स का ब्लैंक टाइम था। अमेंडमेंट से इन लोगों ने अपने लिए क्या कर लिया है, एक्सटेंशन इंसर्ट करके गवर्नमेंट ने अपना टाइम थोड़ा सा और बढ़ाने की एक गुंजाइश रख ली कि भाई हम 6 मंथ्स में तो अपील ऑलरेडी हमसे डबल टाइम लेके बैठे हैं, प्लस इनको हमारे जितना एक्सटेंशन और चाहिए वो भी उन्होंने ले लिया कि अगर किसी रीजन से मान लो हम टाइम पे अपील ना कर पाए तो हम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी ले रहे हैं। एंड प्लस दोनों जगह पे अगर गवर्नमेंट कोई और डेट नोटिफाई कर देती है, लेटर डेट, तो फिर वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ये तो पर्टिकुलर चीज हो गई कि अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो, अदरवाइज व्हाट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट, 3 मंथ प्लस 3 मंथ, एंड यहाँ पे नाउ 6 मंथ प्लस 3 मंथ टू गो and make an appeal against the order of appellate authority or revisional authority to the appellate ट्रिब्यूनल। मेजर चेंज इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्री डिपॉजिट अमाउंट, जो यहाँ पे भी चेंज हुई है और यहाँ पे भी चेंज हुई है, बट द हैप्पी पॉइंट इज कि चेंज होके अब दोनों सेम हो गई है, तो हमें अलग अलग प्री डिपॉजिट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्री डिपॉजिट लर्न करना है जो दोनों जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा।
प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ और नोटिफाई कर दे तो लेटर डेट लेना है, वो एक क्लॉज डाल दिया। और गवर्नमेंट ने खुद को APL 07 फाइल करने के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन भी परमिट कर दिया है। अमेंडमेंट इतना ही है इन द चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिविजन, बट मेक श्योर दैट यू मार्क इट। छोटा सा अमेंडमेंट है बट आपके आंसर्स काफी चेंज हो जाएंगे क्योंकि प्री डिपॉजिट के परसेंटेजेस यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू एडवांस रूलिंग, वही 73 74 के साथ 74A इंसर्ट करना है। यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं था, बट हाँ क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर रीड्राफ्ट करा था तो बुक में पैराग्राफ की लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा चेंज करा है। सो मेक श्योर कि आप अगर वर्जन 5 यूज कर रहे हो तो एडवांस रूलिंग चैप्टर में बस ये पैराग्राफ को जो मैंने अब लिख के दिया है वो लिख लेना। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, अमेंडमेंट तो बस वही है 73 74 के साथ 74A ऐड करना है, पर क्योंकि रीड्राफ्ट कर रही थी तो पैराग्राफ की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी बेटर बना दी है। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा था, एक दो लाइन और ऐड करके अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा रिप्लेस कर लेना। ठीक है मैम। देन मूविंग ऑन टू एक्सपोर्ट्स अंडर GST, अगेन यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज हुई है और कुछ भी नहीं, प्रोविजंस वही है जो हम पहले पढ़ रहे थे। इफ यू कैन सी तो अमेंडमेंट पेजेस वाइज आपको लगेंगे कि बहुत सारे हैं मैम, बट मेजरली वही 73 74 के साथ 74A ऐड करना है या छोटा मोटा लैंग्वेज चेंज करा है। हम पहले से वही चीजें पढ़ रहे थे, वही समझ रहे थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं, बस गवर्नमेंट ने अपनी लैंग्वेज को और क्लियर बनाया है ताकि एम्बिग्यूटी का कोई स्कोप ना रहे। तो मैम जब भी हम जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं, या तो हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं बॉन्ड LUT के साथ, या फिर हम ऑन पेमेंट ऑफ IGST भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे गवर्नमेंट ने वही लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लियर कर लिया है कि नॉर्मली तो हमेशा विदाउट पेमेंट ऑफ IGST ही जीरो रेटेड सप्लाईज होती है, लेकिन कुछ क्लास ऑफ पर्सन जो नोटिफाइड है या कुछ गुड्स सर्विसेज जो नोटिफाइड है, वो लोग वो चीजें क्या हो सकती है, विथ पेमेंट ऑफ IGST भी जीरो रेटेडली सप्लाई करी जा सकती है। तो उसका फिर जो रिफंड होगा वो सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग सारे रूल्स वगैरह फॉलो करके आपको रिफंड दिया जाएगा। बहुत पर्टिकुलर सेक्शन रेफरेंस के साथ इन लोगों ने बस लैंग्वेज को रिड्राफ्ट करा है। लैंग्वेज को अगर इग्नोर करो तो आपको पहले भी क्या पढ़ाया था कि भाई एक्सपोर्ट दो तरीके से होते हैं, विद पेमेंट विदाउट पेमेंट। नॉर्मली विदाउट पेमेंट ही करना है, विद पेमेंट नोटिफाइड लोगों के लिए होता है जिसका बाद में आप रिफंड ले सकते हो। गवर्नमेंट ने इस लैंग्वेज को और क्लियर कर दिया कि भाई देखो GST पे करना है और बाद में रिफंड भी लोगे तो प्रॉपर सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रूल्स वगैरह है सब कुछ फॉलो करके फिर बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम वैसे भी रिफंड के लिए रिफंड का प्रोसीजर फॉलो करते ही है। सो ये अमेंडमेंट से एब्सोल्युटली आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डन मैम। देन उसके अलावा एक और चीज हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कभी भी हमारे गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो उसके लिए हमें कोई रिफंड नहीं मिलता। पहले सिर्फ इतनी सिंपल लाइन पढ़ते थे कि नो रिफंड गिवन व्हेन गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब गवर्नमेंट ने और क्लियर कर दिया कि चाहे तुम विद पेमेंट ऑफ टैक्स करो चाहे तुम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करो, तुम कैसे भी गुड्स को एक्सपोर्ट करो, अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाले गुड्स हैं, मतलब हम उनका एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली एनकरेज नहीं कर रहे, तो हम उनको लेके तुम्हें कोई रिफंड नहीं देने वाले हैं। ये चीज भी हमें ऑलरेडी पता थी, गवर्नमेंट ने बस लैंग्वेज को और क्लियर बनाया कि चाहे तुम्हारा विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट हो चाहे तुम्हारा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई हो, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले गुड्स है तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिफंड। ये सेम टू सेम अमेंडमेंट इन लोगों ने रिफंड अंडर GST चैप्टर में भी क्लैरिटी से लिख दिया। मतलब एक्सपोर्ट अंडर GST में तो था ही, ये सेम पॉइंट अपन रिफंड में भी पढ़ते थे, तो यहाँ पे भी लिख दिया है कि भाई किसी भी जीरो रेटेड सप्लाई के लिए चाहे विद पेमेंट हो चाहे विदाउट पेमेंट हो, अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को सब्जेक्टेड है तो हम तुम्हें कोई रिफंड नहीं देने वाले हैं। यानी सेम ही अमेंडमेंट है, क्योंकि ये पॉइंट अपन दोनों चैप्टर में पढ़ते थे, दोनों चैप्टर में मैंने इस लाइन को गवर्नमेंट की एग्जैक्ट क्लियर लाइन के साथ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है मैम, बाकी रिफंड चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, नहीं मतलब अगर आप वर्जन 5 से पूरा रिफंड पढ़ लो, पुराना रिवीजन लेक्चर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, सिर्फ ये एक लाइन चेंज हुई है जो भी हमें ऑलरेडी पता थी। गवर्नमेंट ने और क्लैरिफाई कर दी, अपनी बुक में पहले से लिखा था दैट नो रिफंड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, नो रिफंड फॉर एनी सप्लाई विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब बस विथ हो चाहे विदाउट हो किसी भी केस में नहीं देंगे, इतनी सारी क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट ने लिख दिया, हमें ऑलरेडी पता था। Perfect, ma'am. And finally, coming to the last chapter of GST, which is miscellaneous provisions. Miscellaneous provisions में भी कुछ नहीं मैम,
पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थी जो एंटी प्रॉफिटरिंग के रिलेटेड केसेस को लेती थी, जो अब 1 अप्रैल 2025 से केसेस लेना बंद कर देगी। 1 अप्रैल 2025 से जो भी एंटी प्रॉफिटरिंग के केसेस रहेंगे वो किसके पास जाएंगे मैम? जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे। बस दिस इज द अमेंडमेंट, दैट इज ऑल, नथिंग। अपन ऑलरेडी प्रीवियस अटेम्प्ट में एक अमेंडमेंट देख चुके थे कि भाई एपेलेट ट्रिब्यूनल को अब अथॉरिटी दे दी गई है कि वो आगे से केसेस एक्सेप्ट कर पाएगी एंटी प्रॉफिटरिंग को लेके। अब एग्जैक्ट डेट भी गवर्नमेंट ने ला दी कि भाई 1 अप्रैल के दिन से अब कंपटीशन कमीशन केसेस लेना बंद करेगी, और 1 अप्रैल 25 से जो भी अब नए एंटी प्रॉफिटरिंग के केसेस आएंगे सब किसके पास आ जाएंगे मैम? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आ जाएंगे। वेरी सिंपल, टाइम पास काइंड ऑफ अमेंडमेंट, राइट। देन मूविंग ऑन टू कस्टम्स। जीएसटी के अमेंडमेंट्स खत्म हुए, अब पूरे कस्टम्स में बस एक ही अमेंडमेंट आया है विच इज आईजीसीआर रूल्स के अंदर। मैम ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 1, लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी चैप्टर में जो आईजीसीआर रूल्स है विच इज कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और स्पेसिफाइड एंड यूज, इन रूल्स में अमेंडमेंट है। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग वर्जन 5 ऑफ द बुक, तो ये जो रूल है वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब टाइप्ड फॉर्मेट में। क्योंकि अपनी पूरी बुक हैंड रिटन है तो मैंने सोचा कि भाई इस रूल को भी क्यों टाइप्ड रखना है, तो वापस से क्या करा है, इस जो न्यू वर्जन ऑफ द बुक है उसमें इस रूल को पूरा हैंड रिटन बना दिया है। सो इफ यू वांट, आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप वर्जन 5 को ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो वर्जन 5 में जहां पे भी आईजीसीआर रूल्स आ रहा है वहां पे ये 3-4 पेज का प्रिंट आउट लेके चिपका देना, और जो हैंड रिटन है अब आगे उससे पढ़ना, और टाइप्ड वाला चाहे तो काट देना। ऑलरेडी, आई रिपीट अगेन, अगर आप वर्जन 5 यूज कर रहे हो तो टाइप्ड फॉर्मेट में आपके पास आईजीसीआर रूल्स होगा, उसको काट के और मैंने अच्छी हैंडराइटिंग में शॉर्ट सिंप्लीफाई करके हैंड रिटन आईजीसीआर रूल्स वर्जन 6 में डाले हैं। एंड इफ यू आर नॉट वांटिंग टू गो फॉर द न्यू बुक, नो प्रॉब्लम, आप ये 3-4 पेज का प्रिंट आउट ले लो अमेंडमेंट शीट में से और वर्जन 5 में उसको अटैच कर लो, क्योंकि अब आगे जो रिविजन वगैरह आएंगे वो सारे नई बुक से आने वाले हैं जहां पे मैं इस वाले हैंड रिटन फॉर्मेट से आपको पढ़ाऊंगी ऑन यूट्यूब। ठीक है मैम, तो अमेंडमेंट तो कुछ है नहीं, तो मैं पूरा रूल आपको नहीं पढ़ा रही, बस ये हैंड रिटन कर दिया है तो आप प्रिंट आउट लेके इससे पढ़ सकते हो। अमेंडमेंट क्या है मैम? तो यहाँ पे हमें एक मंथली स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता था। हर महीने के खत्म होने के बाद 10 तारीख को हम एक मंथली स्टेटमेंट फर्निश करते थे, वो मंथली स्टेटमेंट अब क्वार्टरली स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। एक अमेंडमेंट तो ये है कि मैम जिस मंथली स्टेटमेंट की हम आईजीसीआर रूल्स में बात करते थे, इट हैज नाउ बिकम अ क्वार्टरली स्टेटमेंट। मैम पहले जनवरी का स्टेटमेंट हम 10 फेब को भरते थे, फेब का हम 10 मार्च को भरते थे, विच इज नाउ चेंज टू जैन फेब मार्च का एक साथ 10 मार्च को भर देंगे। मार्च अप्रैल में जून का एक साथ 10 जुलाई को भर देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर का एक साथ 10 अक्टूबर को भर देंगे, विच मीन्स द मंथली स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी इज नाउ कन्वर्टेड टू क्वार्टरली स्टेटमेंट। तो एक अमेंडमेंट तो ये हो गया। एंड दूसरा अमेंडमेंट मैम जहां पे 6 मंथ्स का टाइम था वो सब 1 ईयर कर दिया है, कि अगर आप जॉब वर्कर को गुड्स बेचते हो या आप अपने दूसरे यूनिट को गुड्स भेजते हो, अनयूटिलाइज डिफेक्टिव गुड्स आपके पास रह जाते हैं जिसका री एक्सपोर्ट करते हो, तो हर जगह पे जहां जहां पे इधर 6 मंथ्स का टाइम लिमिट था वो चेंज होके 1 ईयर का टाइम लिमिट हो चुका है। क्वार्टर का भी डेफिनेशन सेम टू सेम जो जीएसटी में होता है कि मैम द क्वार्टर्स आर फिक्स्ड एज जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स एंडिंग ऑन मार्च, देन 3 मंथ्स एंडिंग ऑन अप्रैल में जून, 3 मंथ्स एंडिंग ऑन जुलाई अगस्त सितंबर, and 3 months ending on October, November, December. Sorry, March, Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. This has to be September and not August. Please make this change. August में नहीं, September में end होगा. Then October, November, December. ये मेरी लिखने में गलती हो गई है. You can just make a change here. तो मैम Jan, Feb, March, April, May, June, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 क्वार्टर जैसे जीएसटी में फिक्स होते हैं वैसे ही आईजीसीआर रूल्स के लिए कस्टम्स में भी फिक्स्ड है। तो हम जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट भरेंगे वो यही क्वार्टर्स खत्म होने के 10-10 तारीख को भरेंगे, या यहाँ पे जब हम कैपिटल गुड्स वगैरह को भी होम कंजम्पशन के लिए कभी क्लियर करते हैं तो एसएलएन बेसिस पे डेप्रिसिएशन घटाते हैं, जो भी है मैम सबके लिए जो क्वार्टर है वो ऐसे ही जैसे जीएसटी में फिक्स क्वार्टर्स गिनते हैं यहाँ पे भी गिनना है। मैंने एक एग्जाम्पल भी इधर इंसर्ट कर दिया है। तो पूरा रूल आपको दोबारा से इधर पढ़ाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द रूल रिमेन्स सेम।
जस्ट दैट 6 months का टाइम लिमिट इज नाउ द 1 year का टाइम लिमिट, और द मंथली स्टेटमेंट इज नाउ कन्वर्टेड टू क्वार्टरली स्टेटमेंट। इनफैक्ट ड्यू डेट भी सेम है 10, पहले हर महीने की 10 तारीख को रिटर्न भरते थे, अब क्वार्टर खत्म होने के बाद 10 तारीख को रिटर्न भरना है। दैट इज ऑल। तो मतलब मैम पूरे कस्टम्स में एक ही अमेंडमेंट है क्या? यस, यानी हम पुराने कस्टम्स के रिविजन अगर देखें तो 100% चलेगा। May 25 या November 24 वगैरह के लिए आपने कस्टम्स के रिविजन ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं मैम, हम आराम से वो रिविजन कंटिन्यू कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि चेंज तो सिर्फ आईजीसीआर रूल्स में है। वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू, जहां पे कुछ भी नहीं मैम, 6 months का 1 year है और मंथली स्टेटमेंट का क्वार्टरली स्टेटमेंट है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग जो प्रोविजन है वो सारी सेम टू सेम रहती है। Now moving on to the last part, which is the foreign trade policy. Foreign trade policy में भी इस बार सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो उसमें बस एंड ऑफ द नोट्स आपको ये इतना सा ऐड कर लेना है और कुछ भी चेंज नहीं है, नथिंग देयर इज। 1 पेज का अमेंडमेंट, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और बुक के पीछे रख लो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ। कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स करके एक नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है जो ऐसा बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई नई चीज इंसर्ट करनी है या चेंज करनी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेक होल्डर्स से एक बार उनके कमेंट्स, फीडबैक, व्यूज, सजेशंस मांग सकती है। मतलब हमें भी इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, यस। तो इम्पोर्टर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो या कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो, जो भी लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि भाई जो नई एफटीपी फॉर्मुलेट हो रही है या कोई पर्टिकुलर प्रोविजन को लाना चाहिए, हटाना चाहिए, निकालना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, उसके रिलेशन में अगर गवर्नमेंट आपके व्यूज, सजेशंस, कमेंट्स या फीडबैक्स मांगती है तो वो आपको एक टाइम लिमिट देगी कि भाई इतने दिन में हम वेलकम कर रहे हैं आपके व्यूज, अदरवाइज देन विल टेक द डिसीजन। तो वो लोग जितना एक्सटेंड चाहे मतलब हमको टाइम देंगे, बट नॉर्मली 30 days का टाइम दिया जाता है। So, to the extent possible, 30 days time may be provided to relevant stakeholders for such submission. ठीक है, देखो गवर्नमेंट के पास नॉर्मली तो राइट है कि वो सुओ मोटो जो चाहे वो फॉर्मुलेट करे, अमेंड करे, इनकॉर्पोरेट करे, आपसे कुछ भी पूछे बिना। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें आपसे पूछना ही पूछना है अगर कोई भी नया प्रोविजन इंसर्ट करना है तो। However, अगर गवर्नमेंट में वर्ड यूज किया है, गवर्नमेंट शुड या शैल वर्ड यूज नहीं करा है, मतलब गवर्नमेंट अगर आज किसी भी स्टेक होल्डर से पूछे बिना भी एफटीपी में कोई चेंज कर दे तो हम क्या उधर जाके उसके सामने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हावेवर गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट को ये एक पावर और दिया है कि भाई चलो जाओ लोगों से व्यूज पूछो ताकि उनका भी एक अपने को पता चले क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, क्या कमेंट है, उसके उसको इनकॉर्पोरेट करके शायद हम बेटर लॉ बना पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट में सीख व्यूज, सजेशंस, कमेंट्स और फीडबैक किससे मैम? एफटीपी से कौन रिलेटेड है मैम? इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। तो इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स या इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है उनको 30 days का टाइम दो कि भाई देखो हम ऐसा ऐसा लाना चाह रहे हैं, 30 दिन में तुम बताओ कि तुम्हारा इसमें क्या सजेशन है। अब वो इनकॉर्पोरेट करना नहीं करना वो सब गवर्नमेंट की इच्छा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है ना कि किसी बंदे ने बहुत सॉलिड पॉइंट दिया है पर फिर भी बिकॉज ऑफ अ मोर सॉलिड पॉइंट में भी हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट उसको रीजन भी दे सकता है। अगेन गवर्नमेंट को सबको रीजन देना जरूरी नहीं है। हावेवर गवर्नमेंट में अगर उनको लगता है तो कुछ रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को वो रीजन भी दे सकते हैं कि क्यों हमने उनके व्यूज को कंसिडर नहीं करा, अगर गवर्नमेंट को रीजनेबल लगता है तो। अगेन हमारा कोई लीगल राइट नहीं है कि हम गवर्नमेंट को जाके बोले कि क्यों हमारा व्यू इनकॉर्पोरेट नहीं किया। भाई आज अगर गवर्नमेंट इस तरीके से ओपन फोरम खोलती है कि जिसको व्यू देना है दो, मैम हो सकता है हजारों लाखों लोग अपने अपने व्यूज दे एंड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो सबके व्यूज को रीजन दे कि भाई क्यों हम तुम्हारा इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। किसी ने फालतू एकदम स्टूपिड व्यू दिया हो, क्या ही उसको जवाब देना, ठीक है ना मैम? तो गवर्नमेंट चाहे तो आपके व्यूज मांग सकती है, अदरवाइज खुद से भी लॉ तो वो बना ही सकती है, वो भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब आपसे व्यू मांगा तो आपको रीजन भी दे सकती है कि क्यों आपका व्यू नहीं इनकॉर्पोरेट करा गया। हावेवर अगेन उस पे भी उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। Central government is not obliged or mandated to disclose reasons for not incorporating views. अगर आप ऐसे कोई व्यूज देते हो, अगर आप ऐसे कोई व्यूज देते हो जो व्यूज एडवर्सली हमारे ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ अफेक्ट करेंगे या फिर
हमारा फूड, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, या फालतू अनरिलेटेड या बहुत नैरो मैटर को वो एड्रेस कर रहा है। देखो, गवर्नमेंट नॉर्मली जो रूल्स बनाती है वो पब्लिक एट लार्ज को ध्यान में रख के बनाती है। आपने अपना व्यू दिया, शायद ठीक भी है, बट मैम पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के शायद 0.5% लोगों को भी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इतने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है शायद किसी नैरो सेक्टर को गवर्नमेंट उतना भाव तब ना दे, क्योंकि उनको भाव दिया तो बाकी सारी पब्लिक के लिए हो सकता है कि वो एडवर्स हो, या फिर गवर्नमेंट की अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह बाहर आ सकती हो आपका व्यू मानने में। ऐसी सारी सिचुएशंस में गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको रीजन दे। बिना रीजन दिए आपका व्यू वो इग्नोर कर सकती है, नेग्लेक्ट कर सकती है, चलेगा। इन रीजन के अलावा भी गवर्नमेंट आपका व्यू इग्नोर कर सकती है, इट्स ओके। बट इन 5 सिचुएशंस में, ये एक थियोरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबली आ सकता है कि भाई कौन कौन से सिचुएशंस में गवर्नमेंट ऑब्लाइज नहीं है कि आपको रीजन दे, क्यों आपका व्यू इनकॉर्पोरेट नहीं करा। मैम सीधी सी बात है ना, अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही है, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में है, गवर्नमेंट को अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा आउट करना पड़ेगा, तो इन सारे सिचुएशंस में इट इज ओके अगर गवर्नमेंट हमें रीजन ना भी दे तो। बाकी भी रीजन ना दे तो चले, बट इन सिचुएशंस में तो यूं भी गवर्नमेंट आपको कोई रीजन नहीं देने वाली है कि क्यों आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं करा। दिस इज द वेरी सिंपल एडिशन इन एफटीपी, मतलब एफटीपी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो एफटीपी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है वो 100% रेलिवेंट है आपके लिए, प्लस आपको ये 5 मिनट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेना है, एंड दैट इज ऑल। यहाँ पे अपने 100% अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर September 25 एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं। देखो, मैं एक लास्ट बार आपको क्लैरिटी दे रही हूं, अगर आपके पास वर्जन 5 ऑफ द बुक है तो वो 31 अक्टूबर 2024 तक अमेंडेड है, क्योंकि वो May 25 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए थी। अभी अगर आपकी एग्जाम September 25 में है तो 28 Feb 2025 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो वर्जन 6 इन द बुक में कंटेन्ड है। ये जो 2 पार्ट में अपन ने अमेंडमेंट लेक्चर लिया है, यहाँ पे 1 नवंबर से लेके 28 फरवरी तक के सारे अमेंडमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। अगर आप इससे ज्यादा पुरानी कोई और बुक यूज कर रहे हो तो फिर मेक श्योर कि आप प्रीवियस अटेम्प्ट का भी अमेंडमेंट वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मान लो कि अगर जैसे आपके पास वर्जन 4 ऑफ द बुक है तो वो कौन सी एग्जाम के लिए थी मैम, वो तो फिर November 24 एग्जाम के लिए थी, मतलब वो 30 अप्रैल 2024 तक अमेंडेड होगी। तो फिर इसके बीच के अमेंडमेंट्स भी आपको पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट वीडियोस जो भी यूट्यूब पे है उससे कवर करने रहेंगे। तो आप देख लो कि आपके पास कौन सी बुक है और वो कौन सी डेट तक अमेंडेड है, उसके आगे के डेट के आपको सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। सितंबर में अगर एग्जाम है तो 28 फेब 2025 तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं, जो अब मेरे तरफ से मैं आपको यूट्यूब पे कवर करवा चुकी हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल गेट बैक टू यू। देन चलिए, मिलते रहेंगे हम ऐसे ही आगे रिविजन सेशंस में। मस्त तैयारी करो, मस्त मार्क्स लेके आओ। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।